हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है वक्त। रविवार का दिन सुबह के 6 बज रहे थे। रात से फैली कोहरे की चादर अब कुछ कुछ सिमटने लगी थी। बादलों की ओट से हल्की हल्की धूप झांकने का प्रयास कर रही थी। आज कुमुद अलसाई देह को कुछ देर और बिस्तर पर यूं ही शिथिल छोड़ देना चाहती थी। आंखें बंद कर पुतलियों को आराम करने का आदेश अभी दिया ही था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। लेटे लेटे ही रजाई से हाथ बाहर निकाल मोबाइल उठाया। संचिता का फोन था। मन ही मन बुदबुदाई, लगता है सेठानी का माता के दर्शन का मूड बन गया है, इसीलिए सुबह सुबह ही फोन लगा दिया। संचिता कुमुद की दूर की रिश्ते की भाभी थी। रिश्ते भले ही ननद भाभी का रहा हो, पर दोनों में दोस्ती का रिश्ता ज्यादा था। संचिता के पति का लंबा चौड़ा व्यापार था। पति जितना कमाने में व्यस्त रहता, संचिता उतना ही खर्च करने में। गहनों कपड़ों की शौकीन, रोज शॉपिंग किया करती। अकेले खरीदी का मजा नहीं आता, इसलिए कुमुद को अक्सर उसके साथ जाना पड़ता। घूमना कुमुद को भी पसंद था, तो दोनों की जोड़ी खूब बनती। कुमुद उसे सेठानी कहकर चिढ़ाती। कई दिनों से उसे माता के दर्शन का मन था। 2 घंटे का रास्ता था। किसी दिन सुबह सुबह चलेंगे। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले पहुंच दर्शन कर शाम तक लौट आएंगे। अभी 4-5 दिन पहले ही तो कुमुद ने उसे समझाया था, और आज सेठानी का फोन भी आ गया। फोन उठाया, उधर से सिसकियां सुनाई दी। कुमुद घबरा गई। हेलो, हेलो संचिता, क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? दीदी, मैं मालती बोल रही हूँ, सेठानी नहीं रही। संचिता की नौकरानी ने रोते हुए बताया। क्या कह रही हो? अभी 2 दिन पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए कुमुद बिस्तर पर उठ बैठी। कल शाम दिमाग की नस फट गई। रात भर अस्पताल में रख डॉक्टर ने सुबह जवाब दे दिया। कुमुद के हाथ से मोबाइल छूट गया। कुछ पल चेतनावस्था में अचेत सी बैठी रही। संभली तो आंखों से नीर बह निकले। दौड़ती सी पति अभय के पास पहुंची, जो बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। सुनकर चौंक पड़े। दोनों ने झटपट कपड़े बदले। अभय ने गाड़ी निकाली, संचिता के घर की राह पकड़ ली। करीब 20 मिनट का रास्ता था। रास्ते भर कुमुद रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, माता, आपके दर्शन करने की उत्कंठा उसके हृदय में जरूर थी, पर इस तरह नहीं। आपने तो उसे सदैव के लिए अपने पास ही बुला लिया। माता, ये क्या किया आपने? मैंने ही उसे आपके दरबार तक लाने में देर कर दी, तो आपने अपने दूत भेजकर बुला लिया। अभय उसे दिलासा देते रहे। कार संचिता के दरवाजे पर आ रुकी। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। अभय ने कार का दरवाजा खोल कुमुद को उतरने का इशारा किया। कुमुद उतरकर गेट के अंदर आ खड़ी हुई। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत न हो रही थी। अभय का इंतजार करने लगी। कुछ दूर आगे जा जगह देख गाड़ी किनारे लगा अभय आ गया। कुमुद के पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लग रहा था मानो उसके पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हों। सीढ़ियां चढ़ते ही बड़े से हॉल के सामने जमीन पर संचिता लेटी थी। देखते ही उसके पैर वहीं ठिठक गए। आंखें छलक पड़ी। अभय ने पीठ थपथपाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, तो उसने आंखें पोंछते हुए कमरे में निगाह घुमाई। सोफे को खिसकाकर एक तरफ दीवार से लगा दिया गया था। बाकी 2 तरफ कुर्सियों की पंक्तियां लगी थीं। कुछ ही पहचाने चेहरे दिख रहे थे, बाकी तो सब अजनबी थे। इतनी भीड़ में भी वीरानगी थी। निःशब्द सन्नाटा पसरा था। कोने वाली कुर्सी पर संचिता के पति विशाल बैठे थे। कुमुद को देखते ही विशाल और कुमुद दोनों वपक पड़े। तेरी सहेली तो मुझे
अकेला छोड़कर चली गई। अब तू किसे सेठानी कहकर चिढ़ाएगी? कुछ ही पल में भावनाओं के वेग थम गए। संभ्रांत परिवार अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करता, इसीलिए ऐसे मौके पर लोग आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए रहते हैं। ये तो अनपढ़ गरीब वर्ग होता है जो मृतदेह से लिपट चित्कार करता रहता है। शिक्षित समझदार कुलीन वर्ग जानता है कि बिना आत्मा के इस देह का कोई मोल नहीं। तभी तो सेठानी फर्श पर सिर्फ एक चादर पर लेटी है। जिसे पलंग पर मोटे मुलायम गद्दों पर सोने की आदत हो, वो आज इस तरफ फर्श पर पड़ी है। सोचकर कुमुद की आंखें फिर बरस गईं। सबकी निगाहें उसके चेहरे पर जा टिकी। उसने भी बचे आंसुओं को आंखों में कैद कर लिया। संचिता की आत्मा को देह त्याग किए 2 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका था। आगंतुकों का जमावड़ा अभी जारी था। वैसे भी संपन्न लोगों से सभी अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं। खुशी में निमंत्रण भले ही न मिले, दुख में सम्मिलित होने से कोई नहीं रोकता। इसी बहाने संबंध जुड़ा रहता है, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसी प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु जिनके पास सर्वदा समय का अभाव रहता, वो भी गर्दन झुकाए चुपचाप बैठे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा गूंज रहा था। तभी संचिता की रिश्ते की चाची सास कराते हुए कमर पकड़कर खड़ी हुई और सब मर्दों को वहां से बाहर जाने का फरमान सुनाया। एक एक कर सभी फुर्ती से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही किसी ने मोबाइल घनघनाया तो किसी ने पान मसाला दबाया। इतनी देर शांत बैठना किसी जटिल योग से कम न था। संचिता का बेटा और पति अब भी वहीं थे। उन्हें भी बाहर जाने का आदेश हुआ। विशाल शांत पड़ी पत्नी का चेहरा देखते हुए थके कदमों से बाहर निकल गए। मृतदेह को गंगा जल छिड़क नए वस्त्र पहना घर से ले जाने की परंपरा का निर्वाह करना था। वो सुहागन मरी थी, इसलिए उसका दुल्हन रूप में श्रृंगार करना था। स्त्री जिस घर के लिए अपना पूरा जीवन स्वाह कर देती है, अंतिम विदा पर उसे उस घर की चुनरी भी नसीब नहीं होती। वो भी मायके से ही आती है। संचिता की देह को एक चादर से ढका गया था, केवल चेहरा खुला था। समीपवर्ती रिश्ते की देवरानी ने चादर हटाया। बहू के हाथ में गंगा जल का पात्र दे छिड़कने को कहा गया। 3-4 महिलाओं ने मिलकर पहने हुए वस्त्र के ऊपर से ही जैसे तैसे साड़ी को लपेट दिया। भारी भरकम शरीर हिलाना मुश्किल था। शरीर अब भी कोमल था, अकड़ा नहीं था। लाल कांच की चूड़ियां कलाई में सज गई। बहू ने हथेलियों पर मेहंदी के गोले बना दिए। देखकर कुमुद को संचिता के मेहंदी भरे हाथ याद आ गए। अब भी वो कितने शौक से कोहनी तक मेहंदी लगवाती और उन्हें उतने ही जतन से रचाती। उसे ये हथेली पर गोला बनाना तो बिल्कुल भी पसंद न था। आलते की शीशी निकाल एक ने उसके पैरों में महावर भर दिया। किसी ने आवाज दी, लिपस्टिक तो लगाओ, चेहरा सूना लग रहा है। लिपस्टिक तो नहीं आई है। अरे देखो, सामान के साथ होगी। नहीं है तो आलता ही लगा दो, लाल ही तो करना है मुंह। फिर एक ने उंगली पर आलता ले होठों पर मल दिया। जिसके पास दर्जनों लिपस्टिक का भंडार था, उसके होठ महावर से रंगे गए। कुमुद ने दबी जुबान कहा, उसके ड्रेसिंग टेबल में तो कई नई लिपस्टिक होगी। बहू लेने जाने लगी तो देवरानी बोली, रहने दो, एक बार ही तो लगेगी, फिर उनके साथ ही चली जाएगी। खराब करने से क्या फायदा, होठ ही तो रंगने थे, वो तो हो ही गया। कुमुद तड़प कर रह गई। जो अपने पीछे इतना कुछ छोड़कर जा रहा है, उसका इतना भी हक नहीं। तभी किसी ने बहू के हाथ में बिंदी का पत्ता थमाया। देखकर बोली, इतनी बड़ी बिंदी कहाँ लगाती थी वो, हमेशा छोटी बिंदी ही लगाती थी।
अरे अब जो है लगा दो, चेहरे पर अच्छी लगेगी। माथे पर बड़ी सी बिंदी लगते ही चेहरा बदल गया। तभी पड़ोस वाली भाभी बोली, अरे सुहागन मरी है, हाथ गले क्या नंगे रहेंगे। नुक्कड़ पर कन्हैया की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, वहां से किसी भेज को भेजकर हार चूड़ी मांग टीका सब मंगा लो। आज रविवार है, अगर दुकान बंद हो तो ऊपर ही उसका घर है, खोलकर अंदर से भी दे देगा। सुनकर कुमुद को याद आ गया, अभी पिछले महीने ही तो वो उसे अपना नया जड़ाऊ सेट दिखा रही थी। कितना शौक था उसे गहनों का। अक्सर ही सास बहू ज्वेलरी शॉप के चक्कर लगाया करती और फिर मुझे दिखाकर कितनी खुश होती। एक बार मुझसे बोली, कुमुद तुझे जलन नहीं होती मेरे गहने देखकर। मैं हंस दी, एक ही तो बेटी थी उसकी, शादी कर दी, अब किसके लिए जोड़ें। मुझे घूमने का शौक है, वहां गहनों का क्या करना। मुझे तुम्हारी तरह पार्टियों में नहीं जाना होता, फिर इतने गहनों का मैं क्या करूंगी, मुझे क्या जरूरत। एक दिन तो सब यहीं छोड़कर चले जाना है। और आज सब छोड़कर वो नकली गहने पहनकर विदा होगी। कुछ ही देर में नकली गहने आ गए, सब मिलकर उसे पहना रही थीं, जैसे किसी पुतले को सजाया जा रहा हो। संचिता के पति विशाल को बुलाया गया। सिंदूरा हाथ में पकड़ाते हुए बड़ी भाभी बोली, 7 बार मांग भर दीजिए। सिंदूरा पकड़ते हुए विशाल के हाथ कांप गए, फफक के रो पड़े। विवाह के समय मांग भरी थी, उसके बाद तो कभी समय ही नहीं मिला कि उसका श्रृंगार करूं, और आज जब छोड़कर जा रही है तो मांग सजा रहा हूं। रोते जा रहे थे और सिंदूर लगाते जा रहे थे। कुमुद से देखा न गया तो वो अपने आंसू छिपाती बालकनी में आ गई। चमकीली धूप अब कुछ तेज हो गई थी। उसका हाथ रेलिंग पर पड़ा तो उसने झट से खींच लिया। लोहे की रेलिंग भी तपकर कुछ गर्म हो गई थी। तभी उसकी निगाह नीचे धूप में खड़ी शव वाहिनी पर पड़ी। उसे बरबस ख्याल आया, धूप से जब रेलिंग गर्म हो गई तो उस गाड़ी का क्या हाल हो रहा होगा जिसमें सेठानी की अंतिम यात्रा होगी। कैसे जाएगी वो इसमें, हमेशा एसी में रहने वाली की ऐसी अंतिम यात्रा। पर यहां उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। संचिता के अंतिम दर्शन उसने वहीं बालकनी से किए। संचिता घर से और इस संसार से विदा हो गई। 4 दिन बाद कुमुद और अभय ने मातम पुरसी की रस्म अदायगी के लिए संचिता के घर का रुख किया। विशाल एक तख्त पर सफेद धोती और शॉल ओढ़े बैठे थे। सिर और मूंछ के बाल न होने से पहचानना मुश्किल था। देखकर कुमुद चौंक गई। उसे तो लगा था मुखाग्नि संचिता के बेटे ने दी होगी। विशाल भैया के पास इतना समय कहाँ जो 13 दिन बैठ सके। आज वो बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, न दुख के न सुख के, निर्विकार। कुमुद का मन वितृष्णा से भर उठा। क्या है ये पाखंड, समाज को दिखावा। संचिता जब भी कुमुद और अभय को साथ घूमते शॉपिंग करते देखती उसे कुमुद की किस्मत पर रश्क होता। कहती, सब कुछ तो दिया विशाल ने, बस समय ही नहीं दिया। जिंदगी साथ बिताने की कसम खाई थी, वही तोड़ दी। उनके लिए तो घर बस रैन बसेरा है। देर रात आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। जब जिंदगी में खालीपन हो तो इंसान भौतिक वस्तुओं से उसे भरने की कोशिश करता है। मैं भी तो वही करती हूँ कुमुद। अगर तू न होती तो मैं और भी अकेली हो जाती। कहते हुए उस दिन उसकी आंखें भर आई थी। संचिता की बातें याद कर कुमुद हिकारत भरी नजर से विशाल की ओर देख सोचने लगी। जिस जीवित पत्नी के लिए एक दिन का समय नहीं था, उसकी मृत्यु पश्चात उसके नाम से 13 दिन यूं बैठने का क्या औचित्य। जिस विशाल के लिए सहानुभूति के भाव लिए
वो यहाँ आई थी, उसके ही चेहरे पर अब उसे विभत्स मुखौटा नजर आ रहा था। क्या इसी दिन के इंतजार में वो अपना कीमती समय एकत्रित कर रहे थे, जिसे उन्होंने पत्नी के साथ कभी खर्च नहीं किया? भावनाओं का नहीं, भौतिकता का जीवन में मोल है। खोखले रिश्तों की कहानी आज आंखों के सामने थी। तो फ्रेंड्स, ये भावुक सी कहानी आपको कैसी लगी, जो जीवन की सच्चाई है? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।